साथियों, आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा बेसिक राइट्स गवर्नमेंट सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट्स के, जो कि उन्हें आर्टिकल 311 भारतीय संविधान के तहत दिए गए। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट होते हैं जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमें सर्विस से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ पर हमारी एक नहीं सुनी जाती और अल्टीमेटली हमारे ही राइट्स अफेक्ट होते हैं। तो हम लोग करें क्या, किस तरह से हम अपने राइट्स को अफेक्ट होने से बचा सकते हैं, किस तरह से आर्टिकल 311 भारतीय संविधान का हमारी बची हुई नौकरी को या आफ्टर कन्विक्शन जो नौकरी बच गई है उसको बचा सकता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक पब्लिक सर्वेंट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स की लाइफ और लिबर्टी और उनकी सर्विसेज जो है वो जुड़ा हुआ है। यदि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ये आपको राहत देने वाला है, और यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं तो ये वीडियो हर उस गवर्नमेंट सर्वेंट तक पहुंचाएं जिसकी सर्विसेज अफेक्ट हो चुकी है ऑन ग्राउंड ऑफ कन्विक्शन इन अ क्रिमिनल केस या ख़त्म होने वाली है। तो कम से कम हम अगर नॉलेजेबल होंगे, कंसेप्चुअली क्लियर होंगे, तो ईजिली अपने राइट्स के लिए फाइट कर पाएंगे, ईजिली चीज़ों को समझ पाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। पर एक रिक्वेस्ट है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए और अपने केस में उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए। निश्चित तौर पर आप जो है सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जजमेंट जो है ये पास किया है ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने, और इसका पिटिशन नंबर है 6429/2019। जजमेंट है 6 मार्च 2023 का, रिसेंट जजमेंट है काफ़ी, और टाइटल है मोहिंदर सिंह वर्सेस हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये जो है इस केस के टाइटल है। तो अपने को तीन चीज़ मालूम पड़ेगी: कोर्ट कौन सा है, पिटिशन नंबर क्या है, डिसीजन का डेट क्या है, और कंसर्न पार्टीज कौन कौन है। साथियों, जजमेंट जो है ये पास किया है जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने, और जजमेंट में पॉजिटिव रिमार्क्स जो हैं कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए पास भी किए गए हैं। साथियों, मामले के फैक्ट्स किया हैं कि पिटिशनर जो है ये एक ड्राइवर था जो बैजनाथ यूनिट, जो कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का पार्ट है, उसमें रेगुलर बेसिस पर अपॉइंटेड था, और इसका अपॉइंटमेंट हुआ था 4 मार्च 2000 को। साथियों, 21/6/2008 को यह व्यक्ति एक बस HP 53A 7503 ड्राइव कर रहा था। इस बस के द्वारा एक टक्कर हुई और उस टक्कर के तहत एक मोटरसाइकिल चालक था, उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर एक FIR 65 नंबर की दर्ज हुई 21/6/2008 को अंडर सेक्शन 279 304A ऑफ IPC, और अल्टीमेटली ये कन्विक्ट हुआ, जिसकी इसने अपील भी की, रिवीजन भी की, स्पेशल लीव भी करी, पर इसको कोई सफलता जो है हाथ नहीं लगी। अल्टीमेटली सब रेमेडीज़ जो है वो डिसमिस हो गई और इसको 9 महीने के लिए और 20 दिन के लिए जो है जेल जाना पड़ा। 8/8/2014 से लगातार जेल में था और 28/5/15 तक ही जेल में रहा। बिफोर सर्विंग द अफोरसेड सेंटेंस पास होने से पहले इसने HRTC को सर्व किया था 8/8/14 तक। जब सेंटेंस इसने पूरा किया तो ये वापस से जो है अथॉरिटी के पास में गया और इसे ज्वाइनिंग के लिए प्रार्थना करी, और उसको अल्टीमेटली SCM दिया गया, और उसमें ये स्पष्ट किया गया कि वाई ही शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द सर्विसेज एज पर रूल नंबर 19 ऑफ CCA रूल्स, और उसने अपना रेस्पॉन्स जो है फाइल किया। अल्टीमेटली इसको सर्विसेज जो है बर्खास्त किया गया और इसकी सेवाएं जो है समाप्त की गई। और ये जो कंसर्न ऑर्डर था ये था 8/9/2015 का। कोर्ट ने यह अपने फैसले में देखा कि कुछ फैक्ट जो है इस मामले में अनडिस्प्यूटेड है कि एक्सीडेंट हुआ, और आफ्टर एक्सीडेंट जो कंसर्न वर्क्स मैनेजर था HRTC का, इसने इंक्वायरी किया मैटर को, रिकॉर्डेड किए स्टेटमेंट जिसमें पिटिशनर के स्टेटमेंट भी लिए गए और जो कंसर्न कंडक्टर था उसके स्टेटमेंट भी लिए गए, और उसने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है सबमिट करी रीजनल मैनेजर को विथ रफ स्केच ऑफ द एक्सीडेंट सीन। और उसने कंक्लूड किया कि मोटरसाइकिल वाला जो था उसकी हाइट कम हो जाने से उसे जो है ओवरलुक किया गया, और जिस कारण से वो लेफ़्ट साइड से जब ओवरटेक कर रहा था तो इसी बीच यह जो है क्रश हो गया कंसर्न्ड बस से, और उसकी ओपिनियन में कोई भी फॉल्ट जो है पिटिशनर का नहीं बनता है। और चूंकि लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर रहा था, साइड काफ़ी लो थी, जिस कारण वो विजिबल एरिया में ना होने से वो एक्सीडेंट हुआ, जिस कारण कोई भी गलती जो है उसने बस ड्राइवर की नहीं मानी।
और यहाँ पर ये फैक्ट भी एडमिटेड है कि जो मोटरसाइकिल चालक था वो सर्व कर रहा था इंडियन एयरफोर्स में और रेसिडेंट था विशाखापट्टनम का, और उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उन्होंने फाइल किया एमएसटी केस, और अल्टीमेटली उन्हें जो है एज पर प्रोटोकॉल जो है क्लेम प्रोसेस हुआ। यहाँ पर जो है काउंटर फाइल किया HRTC ने उस मोटर एक्सीडेंट क्लेम पिटिशन में, और उसमें भी यही रेस्पॉन्स था कि कोई भी गलती जो है हमारे ड्राइवर की नहीं है, और जो एक्सीडेंट हुआ है ये लापरवाही से हुआ है मोटरसाइकिल चालक के, और जिस कारण में कोई भी क्लेम जो है देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, या तो जॉइंटली या सेवरली अलग से। और जो प्रेजेंट पिटिशन है ये इनिशियली फाइल हुई थी बिफोर ट्रिब्यूनल ऑन 24/12/15 को, ऑन ग्राउंड दैट की जो रिमूवल है सर्विसेज से वो रिमूवल जो है गलत है, इलीगल है, कॉन्ट्री है, डिस्क्रिमिनेटिंग है, अनजस्टिफाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेशन है आर्टिकल 14 का और 16 का। और पिटिशनर को एक राइट है कि जॉब कंटिन्यू करने का, भले ही उससे कन्विक्शन हुआ हो, और कन्विक्शन होने जाने का मतलब ये नहीं है कि उसकी जॉब जो है ऑटोमेटिकली चली जाएगी, जिस कारण जो एक्ट है कंसेंट HRTC का ये इलीगल है, आर्बिट्री है, विच इज़ लायबल टू बी सेट असाइड, और उसके इस इलीगल एक्ट से जो कंसेंट पिटिशनर है इसको इकोनॉमिकल लॉस जो है फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर अपने आर्गूमेंट्स के समर्थन में कंसेंट पिटिशनर ने ओम प्रकाश बनाम डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज के जजमेंट में जो है रिलाई किया, और इसके अलावा उसने धानीराम वर्सेस UHBVN के जजमेंट पे जो है निर्भर किया। उसका कहना यह कि रिमूवल जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, और यहाँ जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है उन्होंने कहा ये जस्टिफाइड है एज पर रूल नंबर 19 ऑफ CCA रूल। उनका सबमिशन है कि जैसे ये कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पर एम्प्लॉयर का जो है राइट है टू रिमूव हिम फ्रॉम सर्विसेज एज पर रूल नंबर 19 क्लॉज नंबर I ऑफ CCA रूल्स 1965। और उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर जो है निर्भर किया। उनका ये भी कहना कि इस सिनेरियो में जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस PD यादव का, जिसको निर्भर किया गया बलवंत सिंह के मामले में। और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, 3 बेंच judges of this court in Union of India versus PD Yadav, while dealing with more or less similar contention with regard to double jeopardy, has held this. A contention, although feebly, was advanced on the behalf of some of the respondent that forfeiture of pension in addition to the punishment imposed under section 71 of the Army Act amounted to double jeopardy. In our view, the contention has no force. तो मोटी मोटी बात क्या है कि जो इस कंसर्न ड्राइवर का भी कंटेंशन रहा कि मुझे कन्विक्शन भी कर दिया और हम उस पर पेनल्टी भी लगा रहे हो, तो डबल जीओपार्डी है, और ऐसे कंटेंशन पूर्व में रेस हो चुका है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तर दिया गया कि अगर आपको कन्विक्ट किया गया है तो एक अलग स्टेरियो है, और पेनल्टी इम्पोज करनी है या नहीं करनी है ये डिस्क्रिशन है आपके प्रेसिडेंट का, और ये डिस्क्रिशन जो है वो अप्लाई कर सकता है, और सर्विस मैटर जो है किसी भी रूप में निर्भर नहीं है क्रिमिनल एक्शंस के ऊपर। तो ये डबल जीओपार्डी नहीं है, और ये कंटेंशन जो रेस किया गया है इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्गूमेंट बेसलेस है और उसमें कोई भी जो है फोर्स नहीं है। कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि जो भी फॉरफिटर ऑफ पेंशन की पेनल्टी इट इज समथिंग डिफर फ्रॉम द कन्विक्शन और क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन एज पर द प्रोविजन ऑफ द आर्मी एक्ट। सो देयर इज नो क्वेश्चन टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डबल जीओपार्डी टू द पर्सन केस। और कोर्ट ने इस सिनेरियो में ये स्पेसिफिक कर दिया कि यहाँ पर जो है सेंटेंस ऑलरेडी किया है, और उसका ये प्ली कि मुझे जो है सेंटेंस ऑलरेडी हो चुका है, इसका पेनल्टी जो है इम्पोज नहीं कर सकते, ये आर्गूमेंट गलत है और टेनेबल नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने जो है फोकस किया रूल नंबर 19 CCS रूल्स के ऊपर। ये रूल क्या कहते हैं, और खासकर इस रूल को जो है हमें देखना है, जिसके तहत जो है इसको रिमूव किया गया। वेयर अ पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ लीड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। अगर क्रिमिनल चार्ज में कन्विक्शन है तो उसको सर्विसेज से रिमूव किया जा सकता है, और ये पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। और इसके साथ साथ कोर्ट ने जो है एम्फेसिस किया आर्टिकल 311 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो ये कहता है कि अगर डिसमिसल है या रिमूवल है या रिडक्शन है इन द रैंक ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन द सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट, तो उस सिनेरियो में ये प्रोटोकॉल जो है फॉलो करना होगा। ये प्रोटोकॉल क्या कहते हैं कि नो पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑल इंडिया सर्विसेज और सिविल सर्विस ऑफ ए स्टेट और होल्ड अ सिविल पोस्ट अंडर यूनियन और स्टेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वॉज अपॉइंटेड। तो कुल मिला के रूल नंबर 1 जो है बात करता है कॉम्पिटेंसी कि जिसका वो सबऑर्डिनेट है, और उसी व्यक्ति के द्वारा अगर रिमूवल की कैपेसिटी है तो ही रिमूव किया जाएगा, अदरवाइज रिमूव नहीं किया जाएगा। क्लियर है। और वो सिनेरियो क्या है, कॉम्पिटेंसी टू द अपॉइंट। जो व्यक्ति आपको अपॉइंट कर रहा है वही व्यक्ति आपको रिमूव कर पाएगा, या वही अथॉरिटी आपको रिमूव कर पाएगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। एंड नो सच पर्सन एज अफोरसेड शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस इन रैंक
एक्सेप्ट आफ्टर इंक्वायरी इन विच ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्जेस अगेंस्ट हिम। सबसे पहली बात, अगर रिमूव कर भी रहे तो चार्जेस जो है उसको इन्फॉर्म करने पड़ेंगे, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बीइंग हर्ट की, प्रोवाइडेड दैट it is proposed after such inquiry to impose upon him any such penalty may be imposed on the basis of evidence adduced during such inquiry, and it shall not be necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed। यहाँ पर एक स्नैरियो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आफ्टर इंक्वायरी ये प्रपोज है कि उस पर कोई पेनल्टी इम्पोज करनी है तो ये पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। उस स्नैरियो में वहाँ पर कोई इंक्वायरी होल्ड नहीं करनी होगी और ना ही उसे कोई अपॉर्चुनिटी देनी होगी। अब ये क्लॉज कहाँ अप्लाई नहीं होगा? वेयर अ पर्सन इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ लीड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसी को ये चल रहे थे आधार बना के, भाई चूंकि क्रिमिनल चार्ज से उस पर ये डिसमिस हुआ है, रिमूव हुआ है, जिस कारण जो इसका रिमूवल है वो जस्टिफाइड है। और इनका ये भी कहना था कि जो क्लॉज नंबर ए है सेकंड प्रोविजो का आर्टिकल 311 का, और जो रूल नंबर 19 है CCA रूल्स का, ये आपस में पेरीमेट्री है, मतलब एनालॉगस है। और यहाँ पर जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का तुलसी राम पटेल का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा कि वेयर अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कम्स टू द knowledge that government servant has been convicted on a criminal charge, it must consider that his conduct which has lead to his conviction was such as warrant the imposition of penalty। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप कन्विक्टेड भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है रिमूव कर दिया जाए ऑटोमेटिकली। कन्विक्शन के बाद भी अथॉरिटीज़ को ये स्पष्ट करना होगा कि कन्विक्शन के कॉन्सिक्वेंटल में कंडक्ट ये रहा कि उसका रिमूवल जो है वो जस्टिफाइड है या रिमूवल इसका जो है हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है देन द ऑर्डर विल बी आर्बिट्री एंड ग्रॉस मिसयूज ऑफ द पावर्स। और सुशील कुमार के निर्णय में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व करा कि कन्विक्शन परमिट तो करता है बट पेनल्टी इम्पोज करने से पहले हमको जस्टिफाइड होना पड़ेगा कि जो भी हम इम्पोज कर रहे हैं पेनल्टी, क्या वो इस तरह की है कि कंडक्ट जो है कंसर्न पब्लिक सर्वेंट का इस तरह का रहा कि ये पेनल्टी जो है वो जस्टिफाइड है। और खासकर उन्होंने बात ये करी कि ऑफेंस का जो रिमूवल है इट शुड इन्वॉल्व द मॉरल टर्पिट्यूड। अगर वो मॉरल टर्पिट्यूड नहीं है तो उस सिनेरियो में किसी भी रूप में पेनल्टीज जो है वो जस्टिफाइड नहीं होंगी। अभी मॉरल टर्पिट्यूड है क्या, जिसके लिए कोर्ट ने जो है सबसे पहले कंसिडर करा ब्लैक लॉ डिक्शनरी को। वो क्या स्पष्ट करता है, कंडक्ट दैट इज कॉन्ट्री टू जस्टिस ऑनेस्टी एंड मॉरलिटी इज अ मॉरल टर्पिट्यूड। इन द एरिया ऑफ लीगल एथिक्स ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड सच एज फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आर टर्म्ड एज मॉरल डिप्रेविटी। क्लियर हो गया? अब मोटी मोटी बात है, पवन कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया, द एक्सप्रेशन मॉरल टर्पिट्यूड मीन्स एंड यूज्ड इन द लीगल सेंस एज टू सोसाइटल parlance to describe conduct which is inherently base while depraved or having any connection showing depravity। और इसके अलावा कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला जो कि था बालेश्वर सिंह वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसमें भी ये स्पष्ट किया द मॉरल टर्पिट्यूड इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन बट इट मीन्स एनीथिंग डन कॉन्ट्री टू जस्टिस, ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी और गुड मॉरल्स इज अ मॉरल टर्पिट्यूड। तो साथियों, इस सिनेरियो में कोर्ट ने कहा कि बेसिक बात क्या समझ में आती है कि अगर कोई ऑफेंस इस तरह का है जहाँ पर इन्वॉल्व है मॉरल टर्पिट्यूड तो कोई फ़ायदा आपको मिलना नहीं है। पर जहाँ मॉरल टर्पिट्यूड नहीं है और सिंपली आप कन्विक्टेड हो तो इट इज़ नॉट अ ग्राउंड कि अपरेंटली यू कुड बी रिमूव्ड बाय इम्पोजिंग द पेनल्टी। पेनल्टी तभी इम्पोज होगी जब कंडक्ट इस तरह का है कि आपको इस जॉब में जो है कंटिन्यू नहीं रख सकते। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के इस गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बाद में एक नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ और उसमें ये स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा कभी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ जो है नहीं रही है। उनका इतना सा कहना है कि जो प्रोटेक्शन है वो कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर कुल मिला के बात ये स्पष्ट कर दी कि प्रोटेक्शन जो है ये गारंटेड है, ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप डिसमिस्ड है, रिमूव है या रिड्यूस इन रैंक है तो सबसे पहले आपकी इंक्वायरी होल्ड करनी है और ऑटोमेटिक जो है रिमूवल नहीं करना है। रिमूवल तभी होगा जब कंडक्ट इस तरह का है कि आपको रिमूवल जो है जस्टिफाइड है या रिमूवल कर देना चाहिए। बट सिर्फ क्रिमिनल चार्ज है उसमें आप कन्विक्ट हो गए, इस आधार पर आपको जो है ऑटोमेटिकली सर्विसेज से बार्ट नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने इस सिनेरियो में लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ये डायरेक्शन दिए कि कंसर्न जो पिटिशनर है ये अप्रोच करेगा टू द कंसर्न अपील अथॉरिटी, अपने पॉइंट्स को रखेगा, उसे कंसिडर करने पड़ेंगे। अगर कंसिडर नहीं करती है तो उसके बाद एज पर लॉ ये रिविजन की रेमेडी ले सकता है। तो कुल मिला के एक बेहतरीन जजमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर हम जिन मामलों में कन्वर्ट हो जाते हैं उसमें अधिकांश में हमें बगैर सुने ही नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है कि यहाँ तक ये भी चर्चा नहीं की जाती कि किस प्रकार से हमारा कंडक्ट अनबिकमिंग है और हम नौकरी के लिए जो है एलिजिबल है या नहीं है। तो कुल मिला के आशा करता हूँ कि इस जजमेंट ने आपको इनलाइटन किया, आपको एक नई राह दिखाई होगी। तो जब भी आपका रिमूवल है तो ये देख लें कि क्या उस कंसर्न अथॉरिटी ने इस बात को कंक्लूड किया है या नहीं करा है कि आपका कंडक्ट किस तरह करा है।
कंडक्ट अगर अनबिकमिंग है तो रीज़न देने होंगे, अगर रीज़न नहीं दिए तो इसका मतलब आर्टिकल 311 और जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की हैं और जो गाइडलाइंस वर्तमान हाई कोर्ट की हैं उनको जो है फॉलोअप में नहीं लिया गया है। तो वहाँ पर उस स्थिति में अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स कर सकते हैं, हमें डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।